नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 14 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 13 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो ये मूल की आधी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है मूल की आधी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है। निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है। तो ये होती है स्क्लेरेन कायमा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्क्लेरेन कायमा में जो है मृत कोशिकाएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो ये होती है स्टील में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टील में जो है ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो ये होता है 106। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान जो है 106 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है। तो ये होता है टेढ़ा मेढ़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा यानी जिग जैग जो है एक धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा नहीं है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा नहीं है। तो ये है कोयला। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयला जो है यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का आयतन सबसे कम किसमें होता है। परमाणु का आयतन सबसे कम किसमें होता है। तो ये होता है हीलियम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हीलियम में जो है परमाणु का आयतन जो है सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंच सके। किसका घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंच सके। तो ये उपास्थि का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपास्थि का गले में घेरा मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकते कि वायु मार्ग को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं क्या करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं क्या करती है। तो ये करती है और धातुओं से धातुओं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और धातुओं से धातुओं की ओर जो है यह आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है
पैलिएंटोलॉजी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पैलिएंटोलॉजी जो है ये जीवाश्म के अध्ययन को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। प्रकृति में विद्युत धनात्मक क्या होती है? तो ये होती है धातु, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकृति में विद्युत धनात्मक जो है यह धातु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास होने में कितना महीना लगते हैं? माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास होने में कितना महीना लगते हैं? तो ये लगते हैं 9 महीना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास होने में 9 महीने का समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह कौन सा दर्पण है? यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह कौन सा दर्पण है? तो यह उत्तल दर्पण, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह उत्तल दर्पण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन को जो एक नए सेक्स हार्मोन है किसमें संश्लेषित होता है? टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है किसमें संश्लेषित होता है? तो ये होता है वृषण में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वृषण में जो है टेस्टोस्टेरोन जो एक नर हार्मोन है यह संश्लेषित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है? वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गैर दीप्त वस्तुएं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गैर दीप्त वस्तुएं जो है वे वस्तुएं हैं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह द्रव जो धारा का संचालन करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वह द्रव जो धारा का संचालन करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट वह द्रव है जो धारा का संचालन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का क्या उदाहरण है? तो यह समरूपी त्वरित गति, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समरूपीय त्वरित गति जो है यह मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो यह क्लाइमाइडोमोनास, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लाइमाइडोमोनास जो है यह एक कोशिकीय हरित शैवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है? तो ये कार्य में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्य में जो है केवल परिमाण होता है बल्कि दिशा नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके साथ अभिक्रिया करती है? धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो ये करती है आयरन के साथ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए जो है आयरन के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आवर्त काल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को आवर्तकाल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में कौन मदद करता है? पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में कौन मदद करता है? तो ये करता है वाष्पोत्सर्जन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन जो है पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का संचरण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो क्या होता है? जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो क्या होता है? तो ये होता है जिंक सल्फेट बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में के घोल में जब डुबाया जाएगा तो यह जिंक सल्फेट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? निम्न में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं Al, यानी अल्युमिनियम में जो है 3 तत्व संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।